हेलो बच्चों। मैं इस रिकॉर्डिंग में बोटनी लेक्चर 3 कवर करूंगा। जो लेक्चर 1 और 2 मैंने कवर कर लिया था, और आज मैं लेक्चर 3 कवर करूंगा। ठीक है, बोटनी लेक्चर 3। तो स्टार्ट करने से पहले जय मां सरस्वती, राधे राधे। तो मैंने दो टॉपिक को कवर कर लिया था। एक था प्लास्मिड के बारे में था, उसको हम कवर कर लिया था। और एक था इंक्लूजन बॉडी, ये दोनों ए और बी पढ़ लिया था। और तीसरा हेडिंग है सेल एनुला इन्वॉल्व, सेल इन्वॉल्व, यानी कि सी नंबर में हमें सेल इन्वॉल्व के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम सी नंबर में देखेंगे सेल एनुलप। सेल क्या है? एनुलप है, एनुलप। तो सेल एनुलप के लिए हम फर्स्ट पहले क्या करेंगे? तो पहले हम एक वेक्टोरियल एक वेक्टोरियल सेल बनाएंगे, ये जो रेड वाला है। एक वेक्टोरियल सेल बनाएंगे ऐसे करके। और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? एक और लेयर बनाएंगे, और इसके अंदर एक और लेयर बनाएंगे। तो 3 गो लेयर बन गया इस सेल एनुलप में। ठीक है। तो जो रेड वाला जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकॉलिक्स। ग्लाइकोकॉलिक्स बोलेंगे, कैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स बोलेंगे। और जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेल वाल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेल वाल। आज जो ब्लैक के बाद में जो है, वो जो ब्लू कलर का है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये तीनों तीनों को हम लेबलिंग कर दिए। अब इस तीनों को मिलाकर हम एक वर्ड यूज करते हैं। ये तीनों आपस में, इस तीनों को मिलाकर हम एक वर्ड यूज करते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्ड, उसका नाम देते हैं हम सेल एनवलप। उसका नाम देते हैं सेन सेल एनवलप बोलते हैं। तो तीनों को मिलाकर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेल एनवलप बोलते हैं। ठीक है। और अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम देख लिया, अब देखेंगे इसको। तो जो ये सेल सेल एनुलप है, तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें टोटल कितनी लेयर्स है। तो इसमें कितने लेयर्स दिख रही है? 1 2 3। तो इसमें टोटल कितने लेयर्स है? तो इसमें 3 लेयर्स है। ठीक है। इसमें टोटल कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स। और आगे है क्या? आगे है केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो तीनों लेयर जो है, ये तीनों लेयर जो है, ये केमिकल कंपोजिशन इसका कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जो तीनों लेयर बना है, वो सिंपल नहीं है। वो तीनों लेयर जो बना है वो सिंपल नहीं है, वो इसका केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों लेयर कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं। और आगे है कि मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कि तीनों के कितने प्रोकैरियोट जो सेल एनुलप है, अधिकांश मोस्ट कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है प्रोकैरियोट में मिलती है। ठीक है। ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है। मोस्ट मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में ही सेल एनुलप प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। और ये तीनों के तीनों टाइटली अटैच होती है, एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है। और आगे है अटैच एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी कि तीनों के तीनों एक तरह से प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। जो ये तीनों के तीनों होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। और हम अब आगे बारी बारी से इस सबको अलग अलग से समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है? ग्लाइकोक्लिक्स है। ग्लाइकोक्लिक्स के बारे में जानते हैं। तो ग्लाइकोक्लिक्स क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो ग्लाइकोक्लिक्स के बारे में लिखा गया है कि तो ग्लाइकोकैलिक्स में इसका ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन होता है ना, किससे बना होता है? तो ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ठीक है। इसका कंपोजिशन हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन पॉलीसेकेराइड। अगर ग्लाइकोकैलिक्स, अगर हमें हार्ड दिखता है, टॉप दिखता है, हार्ड और टॉप दिखता है हमें ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कैप्सूल, कैप्सूल बोलेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर हमें सॉफ्ट दिखता है, लूज दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे स्लिम, स्लिम लेयर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर बोलेंगे। ठीक है। और बात करें ग्लाइकोकेलिक्स के नोट में, एक बात जान लो कि ग्लाइकोकेलिक्स की बात करें कि अगर इसके थिकनेस की और इसकी कंपोजिशन की, तो थिकनेस और कंपोजिशन की इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये दोनों वेरी वेरी करता है। ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं। यानी कि अग, अगर हमें ग्लाइको कैलिक्स का हार्ड और टॉप टॉप दिखे तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। और सॉफ्ट और लूज बोले तो उसको हम
स्लाइम लेयर बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है। और ये थिकनेस भी इसका वेरी करता है और इसका कंपोजिशन भी क्या करता है, ये दोनों वेरी करते हैं। तो ये जो है ना स्लाइम लेयर है, ये क्या है, अगर सॉफ्ट और लूज होगा तो स्लाइम लेयर है, ठीक है। ये लिखा गया है स्लाइम लेयर। और थिकनेस भी वेरी करता है और इसका कंपोजिशन भी वेरी करता है। और आगे है कि जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो स्टिकी कैरेक्टर देता है, किसको देता है, बैक्टीरिया को देता है। स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, ग्लाइकोकेलिक्स देता है, जो नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट केवल थ्योरी है, बहुत अच्छा है। और इसको पढ़ लेने से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए इसे ध्यान से पूर्वक पढ़ाई करो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बी नंबर में। तो एक में मैंने देख लिया किसके बारे में, ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में मैंने अच्छे से देख लिया। अब मैंने 2 नंबर में सेल वॉल के बारे में देखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखूंगा, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलिक्स देख लिया, अब सेल वॉल के बारे में देखते हैं। तो सेल वॉल में लिखा गया है क्या, सेल वॉल। बी नंबर में क्या है, सेल वॉल। तो आइए हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो बी नंबर में है सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया का, तो ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में तो बैक्टीरिया का देख लिया, अब बैक्टीरिया का सेल वॉल। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल किससे बना है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो उसका कंपोजिशन किससे बना है, तो ये बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकोन के बना है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है उसका बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है। और जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन केन है, ये क्या है देखते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन ये होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक शुगर आती है और एक एमिनो एसिड आती है। दो चीजें आती है, शुगर और एमिनो एसिड आती है। तो यानी कि पेप्टाइडो जो ग्लाइकन है वो दो चीजों से मिलकर बना है। तो किस किस चीज से मिलकर बना है, तो एक शुगर से मिलकर बना है, एक एमिनो एसिड से मिलकर बना है। ये दोनों मिलने से पेप्टाइडो ग्लाइकन बन रहा है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल का फंक्शन की बात करें, तो ये मेंटेन करती है, क्या करती है, मेंटेन शेप को मेंटेन करती है। जो सेल वॉल का अगर मैं फंक्शन की बात करें तो मेंटेन करती है, शेप को मेंटेन करती है। तो अगर शेप मेंटेन रहेगा तो सेल क्या नहीं होगी, बस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रिवेंट बस्टिंग, इसका मतलब हुआ प्रिवेंट बस्टिंग। इसी को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, तो कैप्सिंग ऑफ सेल लिखा है, क्या लिखा है, कैप्सिन, कैप्सिन ऑफ सेल लिखा है, ठीक है। तो इसको सेल वाले को मैंने देख लिया। और हम अब आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम सी नंबर में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में ये जो है, ये पहले एक सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, तो किस चीज का बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज का बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करें, बनावट के, तो लिपिड प्लस प्रोटीन का ये बना होता है। कौन, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और इसकी नेचर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर की बात किया जाए तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल इसका नेचर होता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, अ, तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यही होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर से अंदर वाटर को तो अलाउ करेगी ही करेगी, वाटर को अलाउ करेगी। और कुछ सॉम, यहाँ पे ये सॉम है, सॉम, ये सो ये सॉम सॉल्यूट को भी, यानी कुछ सॉल्यूट को भी, यानी कि कैन पास कुछ सॉल्यूट को भी इसमें अलाउ करेगी, ठीक है। तो कुछ वाटर को और कुछ सॉल्यूट को अलाउ करना ही, इसको को हम क्या कहते हैं, तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। और आगे है कि आगे लिखा गया है कि स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है, तो सिमिलर की बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में कौन हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें जो दोनों का सिमिलर होता है, किसका, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का हो जाएगा। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ना इसी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोट का भी सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है, प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना है।
और यूकेरियोट का भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बोले बना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का सिमिलर होता है, सेम सेम होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? तो म्यूजोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो म्यूजोजोम पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर आकर और देखिए, जो इस सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है बताते हैं। तो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाते हैं। अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, नहीं, वो किसका है? जब ये जो प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इनवेजिनेट, यानी कि इंजाइम इस, तो अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो रहा था, इसको हम बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे मिजोजोम। इसी को बोलेंगे मिजोजोम। जो अब इसी प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरह इनवेजिनेट होगा, तो इसी को हम बोलेंगे मिजोजोम। इसी को क्या बोलेंगे? मिजोजोम, ठीक है। तो जो मिजोजेम है वो क्या है? तो इन्वेजिनेशन है। इन्वेजिनेशन है जो मिजोजेम है, इसलिए इन्वेजिनेशन है या एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। जो मिजोजेम होता है इन्वेजिनेशन है। किसका या एक्सटेंशन है? किसका एक्सटेंशन है? तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मीजोजोम है, यहाँ पे ये क्या है? एक मीजोजोम है। तो ये जो मीजोजोम है, या तो इस फॉर्म में दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, या तो इस फॉर्म में दिख सकता है, ऐसे करके दिख सकता है, या ऐसे करके ये दिख सकता है। तो अगर ये ऐसे दिखेगा तो इसको वेजिकल बोलेंगे। अगर ऐसे दिखेगा तो वेजिकल वेजिकल बोलेंगे। अगर ऐसे दिखेगा तो लेमिला बोलेंगे, लेमिला। और ऐसे दिखेगा तो टिब्यूल बोलेंगे। ऐसे दिखेगा तो क्या बोलेंगे? इसको हम टिब्यूल बोलेंगे। और हम आगे देखेंगे नोट डाल के। तो नोट में लिखा है कि यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कहाँ होगा? तो यूकैरियोट में रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और यूकैरियोट में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोकैरियोट में जो रेस्पिरेशन होगा, वो मीजोजोम में होगा। कहाँ पे होगा? वो मीजोजोम में होगा। लेकिन बट कोई पूछे, बट सर जो बैक्टीरिया होता है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। बट ये बिल्कुल सही, लेकिन इसका जवाब होगा कि जो प्रोकैरियोट होगा उसका रेस्पिरेशन किस में होता है? तो मीजोजोम में होता है, ठीक है। तो तो, तो प्रोकैरियोट का रेस्पिरेशन क्या होगा? मीजोजोम। क्यों होगा? क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। इस सरफेस एरिया और इन एंजाइम कंटेंट के बारे में जानते हैं। तो देखो, जो ये मिजोजोम होता है, तो इस मिजोजोम के कारण, यानी कि मिजोजोम में रेस्पिरेशन होता है। जो मिजोजोम होता है, मिजोजोम पे, तो इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यानी कि इस सेल यानी कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। या मैं कहूँ तो मिजोजोम में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मिजोजोम सेल। तो यानी कहने का मतलब मिजोजोम कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो, तो मिजोजोम ही तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है ना। जो मिजोजोम होता है उस सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है ना, ठीक है। तो जो ये डॉट 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 करके दिखाया गया है,
ये डॉट डॉट करके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। तो एंजाइम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि मिजोजोम, जो मिजोजोम ऐसा है, इसी मिजोजोम की वजह से क्या होगा कि हमारा सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो मिजोजोम है, तो मिजोजोम की वजह से सरफेस एरिया जो है, तो ये भी इंक्रीज करेगा, और ये एंजाइम कंटेंट भी क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो मिजोजोम जो है ऐसा है, इसके वजह से सरफेस एरिया, मिजोजोम की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और एंजाइम कंटेंट भी, ये दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ बढ़ गया, और एंजाइम कंटेंट्स बढ़ गया म्यूजोजोम की वजह से, ठीक है। और एक बात आपको मालूम ही होगा कि कोई भी चीज हो, अगर वो सेल में है, तो अगर सेल से बाहर जा रही है, तो किससे किससे होकर जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन से ही होकर जाती है, ठीक है। और जो मिजोजोम होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन हुआ, तो देखो, फंक्शन इसमें यही हो रहा है, फंक्शन इसमें ये हो रहा है कि जो पहले क्या हुआ, तो पहले हुआ, हाँ, तो पहला फंक्शन इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें पहला फंक्शन रेस्पायरेशन हो रहा है, एक नंबर में पहला फंक्शन हो रहा है रेस्पायरेशन। दूसरा फंक्शन की बात करें, तो सरफेस एरिया इसमें फंक्शन हो रहा है। और तीसरा फंक्शन की बात करें, तो इंजाइम कंटेंट इसका फंक्शन हो रहा है। और चौथा की बात करें, तो सिक्रीशन हो रहा है। सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, तो सिक्रीशन का मतलब यही होता है, तो सिक्रीशन का मतलब ये हो गया कि सेल से कोई भी चीज बाहर जाएगी, तो मिजोजोम के द्वारा बाहर जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज जाएगी सेल से, तो मिजोजोम के द्वारा जाएगी, उसी को हम सिक्रीशन बोलते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे इंग्लिश में कि रिलीज मटेरियल आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल। यानी कि सेल से जो भी मटेरियल होता है, वो मिजोजोम के द्वारा बाहर जाता है, ठीक है। तो मैंने 4 गो फंक्शन देख लिया। चौथा के बाद मैंने 5वां फंक्शन देख रहा है। तो 5वां फंक्शन में ये लिखा गया है कि डीएनए रिप्लिकेशन एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल। तो डीएनए रिप्लिकेशन एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो एक मैंने अपना पहले एक पहले सेल बनाऊंगा। इस सेल बनाने के बाद, तो पहले मैंने क्या किया, एक सेल बनाया। तो इसको बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ये, तो पहले क्या किया, मैंने एक बैक्टीरिया बनाया। इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने एक मीजोजोम बनाया, जो ब्लैक कलर का ही ये मीजोजोम बनाया। और इस मीजोजोम से अटैच एक मैंने डीएनए बनाया, डबल स्टैंडर्ड सर्कल डीएनए बनाया। और तो इसका हम नाम क्या दे दिए, पेरेंट सेल इसका नाम दे दिए, ठीक है। तो मैंने बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम को दिखाया, जो ब्लैक तरह तरह का है। और डबल स्टैंडर्ड डबल सर्कुलर डीएनए, यानी कि एक डीएनए को दिखाया, जो म्यूजियम से अटैच है। तो इसके बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ये क्या होगा, जो डीएनए है वो दो अलग अलग में बट जाएंगे। क्या हो रहा है, ये अलग, ये अलग, ये दो अलग अलग में बट जाएंगे। तो जब डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, तो एक डीएनए से दो डीएनए हो गए, एक डीएनए से दो डीएनए में बट गए, ठीक है। क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद म्यूटोजन डिवाइड किए, ठीक है। तो डीएनए रिप्लिकेशन के बाद क्या होता है, म्यूटोजोम डिवाइड करता है एंड मूव करता है, देखो। तो ये ऐसा था पहले, इसमें सटा हुआ था। इसके बाद ये अलग अलग हो जाता है, ये मूव कर डिवाइड हो जाता है एक दूसरे में, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाते हैं, एंड मूव करके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे डिवाइड हो गए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। बाद क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन वेजिनेट हो जाता है। तो देखो, इस सेल मेम्ब्रेन गया, और ये अंदर चला गया, अंदर इस तरह जा रहा है, तो ये अंदर की तरह इनवेजिनेट हो रहा है। और ये भी पेड़ अलग अलग आपस में डिवाइड हो रहा है, जा रहा है, म्यूजियम आपस में क्या हो रहा है, अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है। और इसके बाद क्या हो गया, इनवेजिनेट के बाद क्या हो रहा है कि ये डॉटर सेल हो जा रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो
ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो और अंदर की तरफ और इनवेजिनेट हो गया, ऑल इनवेजिनेट ऐसे जाकर सट गया। तो इन और अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुआ है, तो ये दो आपस में अलग अलग डिवाइड हो गए, बट गए। तो ये जो एक बन गया अलग, ये जो मिजोजोम अलग हो गया, ये मिजोजोम अलग हो गया, यहाँ पे इसको मिजोजोम ना बोलते हैं। और इसको, तो ये दो आपस अलग अलग में बट गए। तो इसमें एक मिजोजोम हो गया, एक एक में डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग बट गए। तो इसी को हम बोलेंगे डॉटर सेल बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गए, एक एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गए। तो मैंने पांचवा फंक्शन मैंने कंप्लीट किया है। अब छठा फंक्शन है सेल वाल। तो सेल वाल जो होता है वो मिजोजोम, तो यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि जो मिजोजोम होता है वो सेल वाल सिंथेसिस करता है। यानी कि जो मिजोजोम होता है ना वो सेल वाल सिंथेसिस में हेल्प करता है। मिजोजोम सेल वाल सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसके बारे में केवल इतने जानना है 6 नंबर में, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे डी नंबर, यानी कि डी नंबर में है क्रोमो क्रोमेटोफोर के बारे में, फिर फोर के बारे में। तो क्रोमोटोफोर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रोमेटोफोर में देखेंगे, पहले एक मैंने सेल बनाया। तो इस सेल में बाहर की तरफ जो है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो देखो क्रोमेटोफोर में जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरह इनवेजिनेशन या एक्सटेंशन होता है। जो अंदर की तरह ऐसे हो रहा है, तो इनवेजिनेशन हो रहा है या एक्सटेंशन अंदर की तरफ हो रहा है। और तो हम कौन हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट करके दर्शाया गया है, तो ये डॉट डॉट को हम क्या बोले हैं, पिगमेंट्स बोलेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करता है। और यह किसके अंदर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर, जो इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है, तो प्रेजेंट है। तो इन पिगमेंट्स, तो ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, पिगमेंट्स है। तो इन पिगमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, और कहाँ होता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सेम प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन algae, सेम प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन algae, यानी कि एग्जांपल हो जाएगा सम प्रोकैरियोट, यानी कि जैसे मैं बोला ब्लू ग्रीन algae। तो इसी का नाम है क्या, क्रोमेटोफोर नाम है। और आगे देखेंगे, आगे है ई नंबर। तो ई नंबर है फिलाई एंड फिबरी। फिलाई एंड फिबरी के बारे में देखते हैं। तो ये जो फिलाई एंड फिम्बरे है, तो फिलाई एंड फिब्रे जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ, तो सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पर प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया के सरफेस पर कुछ लोग, तो बैक्टीरिया के सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या क्या होते हैं, नॉन लोकोमोटरी होते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन लोकोमोटरी होते हैं। नॉन लोकोमोशन के मोटरी का मतलब हुआ ये, नॉन लोकोमोटरी का मतलब हुआ ये स्ट्रक्चर लोकोमोशन में हेल्प हेल्प नहीं करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के लोकोमोशन में ये स्ट्रक्चर हेल्प नहीं करते हैं। नॉन लोकोमोटरी उसी को बोलते हैं जो बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो जो एपिलाई एंड फिम्ब्रे ये कैसे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। तो पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बैक्टीरिया के सरफेस पे है। तो इसमें देखो, इस जो स्ट्रक्चर में एक जो है हमें लॉन्ग दिख रहा है और एक जो है हमें शॉर्ट दिख रहा है। तो एक लॉन्ग दिख रहा है और एक हमें शॉर्ट दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल की तरह है, लॉन्ग वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल
ट्यूब्यूलर की तरह है और इलोंगेटेड है। और ये क्या चीज से बना है? तो फिलिन फिलिन प्रोटीन से बना है, फिलिन प्रोटीन। तो ये जो जी और तो ये जिस प्रोटीन का बना है उसका नाम है फिलिन प्रोटीन नाम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर को पिलाई, PILI, पिलाई। तो इसमें देखो, जिसका नंबर छोटा है, तो इसमें नंबर किसका छोटा है? इसका तो बेसिक नंबर है, इसका नंबर 3 है वो। तो जिसका नंबर छोटा है उसको हम बोलेंगे पिलाई, PILI, पिलाई यहाँ पे रहेगा, पिलाई। और जिसका नंबर ज्यादा है और उस स्मॉल है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? फिम्ब्रे, फिम्ब्रे बोलेंगे, ठीक है। FIMBRIA, फिम्ब्रे बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्रे। तो जो स्मॉल हो और जिसका नंबर ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे फिम्ब्रे। और जो लॉन्ग हो और वो उसका नंबर छोटा हो, कम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पिलाई, पिलाई बोलेंगे, ठीक है। तो फिम्ब्रे का फंक्शन क्या हुआ? तो फिम्ब्रेन का फंक्शन है ब्रिसी लाइक। ये जो है पहले बार फिम्ब्रे का फंक्शन ब्रिसी लाइक है। फिम्ब्रे जो होता है वो ब्रिस्टिल लाइक होता है। ब्रिस्टिल लाइक का मतलब ये हो गया, जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो वो जो उसका जो उसका ब्रश करने वाला तार जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक, यानी कि इस चट्टान जो रॉक जो होता है उससे अटैचमेंट होता है यहाँ होस्ट टिश्यू से। तो ये देख लिए। अब हम देख रहे हैं आगे आगे एफ ई नंबर देख लिए। ई के बाद अब देखते हैं एफ नंबर। तो एफ नंबर है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के बारे में देखते हैं। तो फ्लैजिला में सबसे पहले देखेंगे कि ये बैक्टीरिया है, क्या है? ये जो ये बैक्टीरिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के जो सरफेस है उस पर फ्लैजिला हो भी नहीं करता है, नहीं होता है। तो कभी उस पे फ्लैजिला हो भी नहीं करता है। कभी कभी बैक्टीरिया के एक सरफेस पर फ्लैजिला होगा, कभी बैक्टीरिया के दोनों तरफ से फ्लैजिला होगा, कभी बैक्टीरिया के एक तरफ से ही फ्लैजिला होगा, कभी बैक्टीरिया के दोनों तरफ से फ्लैजिला होगा, और कभी बैक्टीरिया के चारों तरफ से फ्लैजिला होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लैजिला होता है। तो हम कहेंगे हम इसके बारे में कहेंगे कि इसका नंबर, इस सब का नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्लैजिला का नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन इस सेम है सब में कि अलग अलग है? तो अलग अलग है, तो इसलिए वेरी करता है। ये क्या करता है? तो जो फ्लैजिला है वो इसका नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्लैजिला का, वो क्या करता है? वेरी करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर फ्लैजिला है तो क्या होगा? तो अगर फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया में क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे मोटाइल। अगर फ्लैजिला नहीं है तो बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का मतलब क्या होगा? तो मोटाइल का मतलब हो गया मूवमेंट करेगा। और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होगा? मूवमेंट जो है फ्लैजिला वो नहीं करेगा। तो बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होता है ना, तो वो किस में हेल्प करता है? तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो मैंने क्या बोला है कि जो बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन होता है वो मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में जो ये रेड वाला है, तो इसको हम बोलेंगे सेल वाल, ठीक। और जो रेड वाला ब्लू वाला है, रेड के अंदर वाला जो ब्लू, इसके इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये दोनों पर जो रेड वाला दिख रहा है इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर जो है ब्लू कलर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हुक, हुक बोलेंगे। और जो ये ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके चारों तरफ सेल वाल से क्या है? कवर्ड है, सेल वाल से कवर्ड है ना।
तो ये जो ब्लू कलर का बीच में जो ब्लू कलर का है, इसको इसको ब्लू कलर को ही हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और इसको आउटसाइड द सेल, यानी कि इसके आउटसाइड, यानी कि बाहर जो जो दिख रहा है रेड वाला, इस क्या है, आउटसाइड द सेल, यही तो सेल सेल से ढका हुआ है, ठीक है। जो फिलामेंट है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, वो इस सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है, लंबा है। तो यहाँ पर नोट, यहाँ पे एक्सटेंशन में है, तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है, वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, एक्सटेंशन है सेल वॉल का। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो एक्सटेंशन होता है सेल वॉल, किसका एक्सटेंशन होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि सेल वॉल का एक्सटेंशन है। तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला का तीन पार्ट है, तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला का तीन पार्ट कौन हो जाएगा, पहला है फिलामेंट, दूसरी का है बेसल बॉडी, और तीसरी का है आपका हुक, ये तीनों क्या है, तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला का तीन पार्ट होता है। यहाँ पे दो होना चाहिए, ये हो गया 3 नंबर, यानी कि फिलामेंट जो हो गया वो 1 नंबर हो गया, हुक जो हो गया ये 2 नंबर हो गया, यहाँ पे दो हो गया, और बेसल बॉडी जो हो गया ये तीन हो गया। और आगे है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है, तो वो है कौन सा, हुक। तो कनेक्ट फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, तो क्या हो गया, आपका हुक हो गया, कनेक्ट एंड फिलामेंट बेसल बॉडी को कौन करता है, हुक करता है। इसका मतलब हम समझ गए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो सेम नहीं होता है, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और आगे का टॉपिक देखते हैं, कि नोट मैंने देख लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फ्लैजिला डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो आगे है, अगला टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्राम, तो ये ग्राम कौन है, तो ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम है, ठीक है। और ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बस हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में जान लेना है, और टॉपिक को इस टॉपिक को समझ लेना है। तो पहले ग्राम जो साइंटिस्ट थे, ग्राम साइंटिस्ट, वो काफी सारे बैक्टीरिया लेकर आए, काफी सारे बैक्टीरिया लेकर आए। तो ये जो ग्राम साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इस बैक्टीरिया के ऊपर एक डाई डाई डाली, तो डाई कौन था, वो डाई था क्रिस्टल वायलेट डाई था, ठीक है। जो वायलेट या पर्पल या रेड था। तो इसका कलर याद कर लो, बैक्टीरिया का जो ग्राम साइंटिस्ट ने पहले ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर डाला क्रिस्टल वायलेट, तो इसका कलर कौन सा डाला, तो वायलेट डाला, पर्पल और रेड, तो कोई भी एक याद कर लो, वायलेट, पर्पल या रेड, ठीक है। तो जब एक ग्राम साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के ऊपर ये सब ये रंगे डाली, तो एक सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए, या तो वायलेट की तरह हो गया, या पर्पल की तरह हो गया, या रेड की तरह हो गया। फिर हमने इसकी क्या करी, तो फिर हमने इसको अल्कोहल से वॉशिंग करी। जब इसको हम अल्कोहल से वॉशिंग करी तो क्या हुआ, तो मैंने जब इसको अल्कोहल वॉशिंग को मैंने इसको वॉश किया, तो ये क्या हुआ, कुछ रह गए क्रिस्टल वायलेट ही रह गए, रिटर्न क्रिस्टल वायलेट ही कुछ रह गए, और कुछ क्या हो गए, कुछ कलरलेस हो गए, यानी कि कुछ हट गए। तो ये कुछ क्या हुए, हट गए। और जो कुछ बैक्टीरिया तो थे वो कुछ लूज कर दिए। तो किसको लूज कर दिए, तो क्रिस्टल वायलेट को उस बैक्टीरिया ने लूज कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि वैसे बैक्टीरिया को जैसे हम अल्कोहल से वॉशिंग करें, तो अभी वो सेम टू सेम वैसे ही रह गए, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्रिस्टल वायलेट की तरह ही रह गए। तो उसको जब वही सेम टू सेम रह गए, तो उसको हम बोलो बताओ क्या कहेंगे, तो सेम वही बोल देंगे। तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम पॉजिटिव बोल देंगे। ग्राम पॉजिटिव यानी कि वायलेट, पर्पल और रेड है ना था, तो वायलेट पर्पल रेड हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब क्रिस्टल वायलेट ही रह गए, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बोल दिए। ये निगेटिव क्यों हुए, तो देखो, इसने तो क्या किया, इसको क्रिस्टल वायलेट को इसने त्याग दिया। तो इसने जब त्यागा तो कलरलेस हो गया। तो जब कलरलेस हुआ, तो इसको मैंने
तो जब ये कलरलेस हुआ तो इसके ऊपर मैंने एक और मतलब डाई डाली। कौन सा डाई डाली उस बैक्टीरिया के ऊपर? तो सेप सेपरेनिंग सेपरेनिंग पिंक डाला। कौन सा डाला? सेपरिंग पिंक डाला। तो इसने क्या हो गया? तो जब ये पिंक डाला तो ये पिंक कलर में बदल गया। जो भी पिंक कलर में बदल गया तो अभी ये जो अभी पहले क्या था, तो वायलेट था या पर्पल था या रेड था, तो अब इसने पिंक कलर में बदल गया, जिसके कारण ये निगेटिव ग्राम हो गया, ग्राम निगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमें ये सब याद नहीं रखना है, बस हमें ये याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव का कलर क्या होता है? वायलेट, पर्पल और रेड। और ग्राम निगेटिव का कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है। ठीक है, यही हमें याद रखना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बस हमें यही याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव का कलर और ग्राम निगेटिव का कलर। तो बैक्टीरिया कितने टाइप में डिवाइड हो गए? दो टाइप में डिवाइड हो गए, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप में डिवाइड हो गए? दो टाइप में डिवाइड हो गए, ये हमें याद रखना है। तो किस बेसिस पर? ऑन ऑन बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूड एंड सेल एनुला सेल एनुला कंपोजिशन पर मैंने इसका बेसिस किया। यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। और सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल सेल एनुला एनुला का पार्ट होता है। तो मैंने बोटनी लेक्चर नंबर 3 मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।